ओके, अब हम वापस आते हैं इकोनॉमिक्स पे, और इसी तरह फिर हम फिनांस के भी देखेंगे कि कितने कितने पार्ट्स होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या हो गया कि मैंने आपको ये बताया कि रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हैं, और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो काम होता है, वो काम हम करते हैं इकोनॉमिक्स में। क्यों? बिकॉज इट इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब ये जो साइंस है डिसीजन मेकिंग का, ये सबके काम आ सकता है। ये इंडिविजुअल्स के काम आ सकता है, ये किसी ग्रुप के लिए काम आ सकता है, ये किसी फैमिली के लिए काम आ सकता है, या फिर किसी किसी स्टेट के लिए काम आ सकता है, या फिर किसी कंट्री के लिए काम आ सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन है। जिस डिसीजन मेकर की बात हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर मान लो कि वो डिसीजन मेकर कोई इंडिविजुअल हुआ, मैं हो गया, मैं हूं, आप हो गए, या कोई और दूसरा तीसरा इंडिविजुअल है, तो उस केस में क्या होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन मेकर है ना, वो बहुत छोटा यूनिट होता है ओवरऑल इकोनॉमी का, राइट। अब एक बार हम डेफिनेशन देखते हैं। It studies attributes and behavior of decision makers within the economy regarding the allocation of resources and prices of goods and services. आपने ये रीड कर लिया, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप एक बार पॉज करके पूरी डेफिनेशन देखो क्या है ये, ठीक है। ओके, तो जो हम डिसीजन मेकर की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, अब कीवर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे विद इन द इकोनॉमी, डिसीजन मेकर्स विद इन द इकोनॉमी। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि पूरा इकोनॉमी को हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं बोला गया। यहाँ पे बोला गया है कि हम उस डिसीजन मेकर को रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं जो कि उस ओवरऑल इकोनॉमी का एक पार्ट है। तो यानी अगर हम कोई छोटा यूनिट ले रहे हैं पूरे इकोनॉमी में एंड उसको स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसमें क्या क्या हो सकता है कि इसमें इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या फिर कोई पार्टिकुलर कंपनी हो सकती है, या फिर कोई पार्टिकुलर सेक्टर हो सकता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर है। ओके, अगर हम सिर्फ उसको देख रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को वहां पे अप्लाई करके फिर उस सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। अब ये स्टडी होता कैसे है, तो इसके कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला है डिमांड, दूसरा है सप्लाई। हम इन दोनों को समझेंगे और एक साथ समझेंगे, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे इक्विलिब्रियम को समझ पा रहे हैं और कैसे इलास्टिसिटी को समझ पा रहे हैं। और ये दोनों टर्म्स हमें डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल में नहीं समझना है, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सबसे पहले डिमांड क्या है। तो मान लो मुझे फोन लेना है, ओके, तो मेरे लिए जो डिमांड है वो है एक फोन का। अब मुझे ये चीज प्रोवाइड कौन करेगा? मैं मार्केट में जाऊंगा, तो मार्केट में फिर सप्लाई भी होनी चाहिए उसकी। मतलब कि डिमांड और सप्लाई ये दोनों होते हैं तभी कोई मार्केट फंक्शन कर पाता है। जैसे कि कोई दुकान वाला कोई ऐसा सामान लेके आ गया जो कि लोग परचेज ही नहीं कर रहे हैं वहां पे, ओके, तो फिर उस सप्लाई का कोई फायदा नहीं है। सप्लाई तभी यूजफुल है जब उसकी डिमांड हो, या तो पहले से हो या फिर उसकी डिमांड बाद में क्रिएट हो। डिमांड तभी तक वायबल है जब तक कि उसकी सप्लाई होती रहे। अगर मान लो कोई सामान है ही नहीं अवेलेबल, तो फिर मैं ये सोच के नहीं बैठ सकता कि मुझे यही चीज लेनी है, कुछ और नहीं चाहिए। आपको फिर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ते हैं। फिर भी इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, जितनी डिटेल रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और इसके थ्रू हम कुछ कुछ और भी वर्ड समझेंगे जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगा, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी से थोड़ी बिल्ड हो जाए, तो उसकी भी रिफ्लेक्शन हम आपको देंगे थोड़ी। ओके, तो अब मान लो कि इंडिविजुअल्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, हम जितनी भी चीजें डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं वो हमें मार्केट से जाके परचेज करना पड़ता है। तो हम क्या है, हम डिमांड साइड के लोग हो गए। जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो समझ लो कि डिमांड साइड के हैं, और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सबको हम बोल सकते हैं कि वो सप्लाई साइड के हो गए। ओके, तो वहां पे डिमांड हमारा क्या हो गया? डिमांड हमारा हो गया कंजम्पशन यूनिट्स के टर्म में जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं। सप्लाई वो हो गया जो कि मार्केट में हमें अवेलेबल है। ओके, अच्छा, अब एक चीज समझना, ये डिमांड और सप्लाई दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और यहीं से हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन आप ऐसे समझो कि मान लो कि कोई एक आपके घर के बगल में कोई दुकान वाला है और ग्रोसरी की शॉप है, और वो पूरे दिन में 30 पैकेट मिल्क के सेल कर पाता है। ठीक है, 30 पैकेट उसका फिक्स है कि इतनी ही, क्योंकि जो आसपास के घर हैं उनका फिक्स है कि उनको कितना दूध चाहिए। थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है किसी दिन, जैसे मान लो कि किसी के यहाँ गेस्ट आ गए, तो अब हो सकता है कि वो दिन भर बहुत बार चाय बनेगी वहां पे, तो उसके लिए मिल्क की कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 30 पैकेट्स ऑफ मिल्क वो दुकान वाला हर दिन सेल कर रहा है। किसी किसी दिन 2 या 3 ज्यादा हो सकते हैं, किसी किसी दिन 2 या 3 कम हो सकते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उस पूरे उस एरिया में जितनी भी फैमिलीज हैं उन सबके यहाँ गेस्ट आ गए। अब अगर सबके यहाँ गेस्ट आ जाते हैं तो कंजम्पशन बहुत बड़े मार्जिन से बढ़ जाएगा। हो सकता है कि जो
30 पैकेट्स चाहिए होते हैं, दुकान वाला फिर भी 32 या 35 रखता है अपने पास, लेकिन कंजम्पशन जस्ट डबल हो गई। अब 60 यूनिट्स की डिमांड होने लग गई जितनी भी फैमिलीज है उनके द्वारा। अब 60 पैकेट्स को डिमांड करते हुए ये सारी फैमिली जब एक साथ वहां पे पहुंचेंगी दुकान पे, तो दुकान वाला उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 35 पैकेट्स ही हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से समझना कि जो एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पे जो टोटल यूनिट्स हैं जो कि डिमांड की जा रही है हाउस होल्ड के थ्रू, वो यूनिट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, लेकिन सप्लाई तो वही है, सप्लाई सेम है। तो जब भी ऐसा होता है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाए तो चीजों के दाम बढ़ते हैं। ठीक है, चीजों के दाम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि फिर दुकान वाला ये बोलेगा कि देखो है तो मेरे पास 35 यूनिट्स ही, अब अगर आप में से कोई ज्यादा पैसे पे करके लेके जाना चाह रहा है तो ले जाओ, क्योंकि मैं अगर इसी दाम पे बेचूं तो मैं इतना ही बेच सकता हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि दुकान वाला पहले से बहुत स्मार्ट हो और उसने डिसाइड कर लिया हो कि सबको तो मिल नहीं सकता, तो जो ज्यादा पैसे देगा उसको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए दाम बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी का एक रिवर्स केस देखो कि 35 यूनिट्स मैक्सिमम दुकान वाला रखता है अपने पास। एक दिन ऐसा हुआ कि कल के 5-6 यूनिट नहीं बिके, तो वो उसके पास है भी। जो मॉर्निंग में सप्लाई लेके आता है उसके पास डिस्ट्रीब्यूटर, वो ज्यादा पैकेट्स लेके नहीं आ पाया। उसने 35 की जगह 5 या 10 इसी तरह के पैकेट्स बस थमा दिए, बोले कि इससे ज्यादा आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास ही सामान नहीं आ पाया। तो अब क्या है, उसके पास सप्लाई बहुत कम है और डिमांड पहले से जो 30 यूनिट थी वो अभी भी उतनी ही है, लेकिन उसके पास एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई। तो जब सप्लाई कम होती है, कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन इन दी एंड आप ये बात ध्यान में रखना कि अगर डिमांड का लेवल सप्लाई के लेवल से कम है, ज्यादा है सॉरी, तो उस केस में चीजों के दाम बढ़ेंगे। और अगर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो चीजों के दाम घटेंगे। यही डिमांड और सप्लाई के बीच का जो खेल है ना, तो मार्केट में हर कोई ये चाहता है, सप्लाई भी चाहता है और डिमांड के साइड के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम बना रहे। ठीक है, ताकि प्राइस के जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत फ्रीक्वेंट ना हो, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। अब ये बहुत ब्रीफली समझना है, हमें एकदम डिटेल में नहीं जाना। इलास्टिसिटी क्या होती है कि सपोज कोई आदमी ऐसा है जो कि चाय कॉफी दोनों पसंद है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि या तो मैं चाय करूं कंज्यूम या फिर मैं कॉफी करूं। यूजुअली क्या होता है कि कॉफी थोड़ी महंगी होती है चाय से, तो लोग ज्यादा चाय कंज्यूम करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कॉफी के दाम मान लो हाफ हो गए। ठीक है, कॉफी की प्राइसेस वो हाफ हो गई, तो जो पहले से चाय पी रहा है अब उसको कॉफी सस्ती लगने लगेगी। और क्योंकि वो इनडिफरेंट है, क्योंकि उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो चाय कंज्यूम कर रहा है या फिर कॉफी, तो ऐसा हो सकता है कि वो चाय की बजाय कॉफी पीने लग जाए। अब इससे होगा क्या कि इससे कॉफी की डिमांड ऑल्टर होती है। वेल, डिमांड दोनों की ऑल्टर होगी, लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी कॉफी की। क्यों? क्योंकि चाय से लोग मूव कर रहे हैं कॉफी पे। अब इलास्टिसिटी की मतलब क्या होती है कि कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी कैन चेंज। अब ये चेंज क्यों हो रहा है ये अलग रीजन है, इस पे हम नहीं जाएंगे और उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसमें कोई चेंज हुआ हो, उसकी वजह से उस पार्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है। उसी फेनोमेनन को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी, और उसको अगर हम रिफाइन करके बोले तो इसको हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो कोई चीज कितनी इलास्टिक है वो इस पे डिपेंड करेगा कि उस चीज की वैल्यू कितनी है और उसके ऑल्टरनेटिव्स कितने हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मान लो कोई ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको कंज्यूम करनी है और वो आपको हर दिन करनी ही करनी है, तो भले ही उस मेडिसिन के दाम बढ़ जाए लेकिन आपकी कंजम्पशन रुकेगी नहीं। ठीक है, वो आप कंज्यूम करते रहोगे क्योंकि आपके हेल्थ का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेडिसिन अगर मान लो कि 10 रुपए का एक अगर टैबलेट मिल रही हो और उसके दाम बढ़ गए, वो मान लो 20 का हो गया, तब भी आप उसको लोगे, तो इस केस में दाम भले ही बढ़ जाए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होगी। और अगर मान लो 10 से उसका दाम 5 रुपए हो जाए तो भी आप उसको बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि वो इन दी एंड मेडिसिन है। वो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको 2 टैबलेट ही लेने हैं एक दिन में, तो आप उससे ज्यादा ले ही नहीं सकते। तो दाम कम हो या ज्यादा हो वो आपको लेनी ही लेनी है। तो बहुत सारी चीज ऐसी भी होती है जिसपे कि इलास्टिसिटी का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसको हम बोल सकते हैं इनइलास्टिक। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि ये कोर इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जब भी आप सीपीआई जैसे इन्फ्लेशन से रिलेटेड आप जो भी चीजें देखते हो, ठीक है, हो सकता है कि आपको इन्फ्लेशन के बारे में अच्छे से आइडिया भी ना हो, जो कि हम चैप्टर्स में देखेंगे आगे। मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर है, तो उसको एक्सप्लेन करने के पहले हम आपको इन्फ्लेशन भी समझाएंगे अच्छे से। लेकिन जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है सप्लाई डिमांड का, तो इन्फ्लेशन अब आपको आती है, आप बस उसको वर्ड के फॉर्म में नहीं जानते। इन्फ्लेशन वही है कि जब चीजों के प्राइस के लेवल्स में इंक्रीज हो, जब चीजों के दाम बढ़ जाए, उसी को बोलते हैं द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो ये आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, इसी को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये इन्फ्लेशन किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, या तो डिमांड के साइड में कुछ फॉल्ट है, या फिर सप्लाई के साइड में फॉल्ट है। हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भले ही चीजों के दाम बढ़ जाए, लेकिन उसके क्वांटिटी पे जो कि डिमांड की जा रही है मार्केट में, उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो हम बोलेंगे दैट पार्टिकुलर कमोडिटी इज इनइलास्टिक इन नेचर। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। क्यों? क्योंकि हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, या फिर जो स्मॉल यूनिट्स हैं ओवरऑल इकोनॉमी में, तो हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसकी वजह से किसी इंडिविजुअल की डिसीजन मेकिंग पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको प्राइस के टर्म में, इन्फ्लेशन के टर्म में सब कुछ समझाया। और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वहां पे भी आप नोटिस करना कि मैंने या तो फैमिलीज का लिया एग्जांपल, या फिर किसी इंडिविजुअल का लिया है। वो इसलिए क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो होता है वो हमेशा छोटे यूनिट्स को स्टडी करने में होता है। चलो, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है। यहाँ पे कीवर्ड है एन इकोनॉमी एज अ होल, जो की चीज यहाँ पे मिसिंग थी माइक्रो में। तो मैक्रो में आपको सीधे यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इकोनॉमी को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि किसी छोटे यूनिट को। राइट? अब एक बार आप रीड करो इसको कि इट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। अब ये आई थिंक डेफिनेशन बहुत ही क्लियर होगी आपको। अब एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो जैसे जीडीपी के फिगर्स होते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। लेकिन ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि ये बताता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री किस एक्सटेंट से ग्रो की है किसी फिस्कल ईयर में। ओके, ये क्वार्टर वाइज भी निकाला जाता है। क्वार्टर का मतलब हो गया कि अगर आप पूरे साल को 4 इक्वल पार्ट में बांटो, तो 3 मंथ्स के पीरियड को बोलते हैं 1 क्वार्टर। तो जीडीपी के फिगर्स जो है वो आपको 3 मंथ्स के पीरियड में भी मिलेंगे देखने को, जिसको कि हम बोलते हैं क्वार्टरली फिगर। तो ये इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, लेकिन जो भी हो, इन दी एंड आपको ये बताता है, वो जीडीपी के फिगर्स आपको ये बताते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी इस क्वार्टर में या फिर इस ईयर में वो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। वहां पे हम ये नहीं बोलते कि किसी फैमिली की इनकम बढ़ी है या फिर घटी है, हम पूरे इकोनॉमी को एक साथ देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे। जीडीपी हो गया, ठीक है, उसके बाद आप देखो तो पीएमआई हो गया, जिसको कि हम बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। जीडीपी, पीएमआई, ये सब के अलावा बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो पूरे कंट्री की बात करता है। ठीक है, सीपीआई कंबाइंड, क्योंकि एक आपका रूरल भी आता है, एक आपका अर्बन भी आता है, फिर दोनों को जब मिक्स करते हैं तो बनता है सीपीआई कंबाइंड। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो सीपीआई कंबाइंड का मतलब हो गया कि वो पूरे कंट्री को एक साथ स्टडी कर रहा है। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर, दूसरा हो सकता है लैगिंग इंडिकेटर। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो मान लो कोई ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको पास्ट के बारे में बता रहा है। अब जैसे जीडीपी था, जीडीपी से हमने क्या सीखा कि पिछले क्वार्टर में या पिछले फिस्कल ईयर में कंट्री ने कितना ग्रो किया है या फिर कितने रेट से ग्रो किया है। तो ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये आपको पास्ट की बात बता रहा है। तो अभी के जो फिगर्स हैं, जो मान लो कि आज के दिन ही जो फिगर्स रिलीज हो रहे हैं, वो आपको पहले की बात बता रहे हैं कि उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में कंट्री ने कितना ग्रो किया है, कैसे ग्रो किया है। इसलिए वो क्या हो गया? लैगिंग इंडिकेटर। मतलब कि वो जो अभी बात हमें बताई जा रही है वो पहले की है एक्चुअली। लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो कि आपको फ्यूचर के बारे में बताता है। तो आप थोड़ा सा सर्च करके देखना, ये अभी हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इससे आपको, अगर आप सर्च करो तो ये आपको मिल जाएगा इजीली। इसको हम बोलते हैं पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये आपको फ्यूचर के सेंटिमेंट के बारे में बताता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके डिसीजन मेकर्स का सेंटिमेंट क्या है टुवर्ड्स द इकोनॉमी। तो इससे आपको फ्यूचर की बातें पता चलती हैं कि फ्यूचर में कितना ओवरऑल, अगर आप इकोनॉमी की बात करो तो इकोनॉमी में जो सिचुएशन है
वो कितनी फेवरेबल है बिजनेस के लिए, इसका सेंटिमेंट आपको यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ मिलेगा पीएमआई में। तो इसलिए ये लीडिंग इंडिकेटर है। दो टाइप के इंडिकेटर हो सकते हैं, लीडिंग